जय हिंद दोस्तों इस समय पर लगातार खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से नाटो नेशंस ने रशिया को वार्न किया, रशिया के ऊपर दबाव डाल रखा है और रशिया को पूरी तरीके से फंसा के रखने की कोशिश करने की बात कही जा रही है। लगातार वीडियोज इस तरीके से आ रही हैं कि रशिया की 1 लाख सेना है, 1.5 लाख सेना है, इतने लोग यहाँ पर हैं, ऐसे हैं, रशिया किसी भी समय यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है और न जाने कितनी सारी बातें इस समय लगातार मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में तैर रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकता है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है या अमेरिका की सिर्फ ये चालबाजी है कि किसी न किसी तरीके से इन सारे देशों को, यूरोप के देशों को अपने हथियार बेचे जाएं और रशिया को एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तरफ तो रशिया को एंगेज कर लिया जाएगा, उलझा लिया जाएगा, दूसरी तरफ यूरोप के नेशंस के साथ भी एक चाल खेल दी जाएगी और कहीं ना कहीं अमेरिका यहाँ पर खूब सारा पैसा और पावर कमाएगा। इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक बैच स्टार्ट हो चुका है। हमारा बैच NCERT ज्योग्राफी का स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी के कंसेप्टर बैच, उसमें ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट जो 6 से लेकर 12 तक के हैं, 6ठी से 12वीं क्लास तक के हैं, और सबसे बड़ी बात मैपिंग इसके अंदर करवाई जाएगी। 2 महीने से लेकर 3 महीने का एक छोटा सा, लगभग 3 महीने का एक छोटा सा कोर्स है। 500 रुपये इसकी फीस है और मंथली फीस है 500 रुपये। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें जुड़िए, रेफरेंस अपना कोड डालिएगा जो भी है और जल्दी से जल्दी फ़ोन करके हम अपनी सीट बुक कीजिए, क्योंकि क्लासेस लगभग शुरू हो चुकी हैं। एक क्लास हुई है और जितनी जल्दी आप इसमें जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी काम आएगी। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पावर प्ले। पावर प्ले के अंदर दोस्तों क्या होता है? पावर प्ले का एक सबसे बड़ा तरीका ये है और अमेरिका की सबसे बड़ी खास बात ये है कि अमेरिका इज़ ड्रिवन बाय जो डिफेंस कंपनी, डिफेंस इंडस्ट्रीज जो हैं वो कंपनी है, वो अमेरिका की इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, अमेरिका को चलाते हैं। अब असलियत में आप यहाँ सोचेंगे मैं यहाँ पर क्या पावर प्ले की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, पावर प्ले के अंदर एक बात समझ लीजिए, जो भी सुपर पावर होती है वो 2 काम हमेशा करेगी। एक तो अपने फ्रेंड्स को अपने ऊपर हमेशा दबाव बना के रखेगी कि तुम सारे मेरे दोस्त हो तो मेरे साथ रहो और मैं जैसा कहूँ वैसे करो। और दूसरा, कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेगी कि सारे के सारे उस पर इकोनॉमिकली या किसी भी फॉर्म में डिपेंडेंट रखें। तीसरी, इस पावर प्ले में जो सुपर पावर्स होती हैं वो हमेशा गेम ऑफ फियर, डर का एक वातावरण हमेशा बनाए रखती हैं, ताकि दूसरे इंसान को, डर के वातावरण के चलते दूसरे इंसान को या जो भी लोग यहाँ पर हैं उन सब के ऊपर क्या नाम है, डर का माहौल बनाएं, ताकि किसी भी अपने दोस्तों के ऊपर डर का माहौल बनाएं। और उसके लिए एक विलन की ज़रूरत होती है, तो सुपर पावर हमेशा एक विलन बनाए रखती हैं ताकि उस विलन के डर से अपने दोस्तों को डराए रखें और वो दोस्त हमेशा इसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। इसी सिचुएशन को आपको समझना है कि अमेरिका आज के दिन यही प्ले कर रहा है। यहाँ समझिए असलियत में मामला क्या है। अगर मैं इसे मैप पे समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये मैप है। इस मैप में आज के दिन अगर आप सिचुएशन को समझें तो 1 साल पहले की सिचुएशंस अगर आपको याद हैं तो आपको समझ में आएगा कि 1 साल पहले तक या 6 महीने या साल भर ही लगा लो, साल भर पहले तक हम यहाँ पर बात कर रहे थे साउथ चाइना सी की, यहाँ हम बात कर रहे थे साउथ चाइना सी की, और इस साउथ चाइना सी के साथ हम बात कर रहे थे इंडो पैसिफिक की, और यहाँ हम बात कर रहे थे चाइना की, कि जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है लगातार और कहीं ना कहीं दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका कभी ताइवान के लिए लड़ रहा था, कभी कुछ कर रहा था और सिचुएशंस इस ज़बरदस्त लेवल पर थी कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन एकदम से इसी साल के स्टार्टिंग में जो बाइडन आए हैं और जो बाइडन के आते ही सीधी सिचुएशन यहाँ पर ये आ चुकी है इस टाइम पर कि आज के दिन जो बाइडन के आने की वजह से इस समय पर आपको चाइना और अमेरिका का एंगेजमेंट कम,
चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर 29 फाइटर जेट्स भेज देता है, तो वहाँ पर इस समय शोर कम मचता है और सारी लड़ाई का बैटल ग्राउंड यूक्रेन और उसके बाद बेलारूस बनकर खड़ा हो जाता है। थोड़ा सा नाम कजाकिस्तान का भी आता है, लेकिन कजाकिस्तान के अंदर शायद सिचुएशंस को संभाल लिया गया और अमेरिका को वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला। लेकिन यूक्रेन के मामले में अगर आप लोग दोस्तों देखेंगे तो यूक्रेन पूरी ताकत, यूक्रेन के अंदर जिसे कहते हैं पूरा यूरोप उलझा हुआ है, डरा डरा हुआ है और इस समय पर सिचुएशंस जो हैं वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन शॉर्ट में समझिए असलियत में लड़ाई क्या है। अगर नॉर्मली देखें तो यहाँ पर अमेरिका बड़ा चालबाजी के साथ जो काम कर रहा है वो ये कि छोटी सी एक बात है कि अगर अमेरिका चाहता है कि चाइना को एंगेज करे, अगर चाइना को यहाँ एंगेज करना चाहे अमेरिका, तो दोस्तों सीधी सी बात ये है, चाइना का लास्ट बॉर्डर जो वेस्टर्न मोस्ट है वो ये वाला है, यहाँ तक चाइना है। इसके बाद किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और तुर्किस्तान स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप यहाँ ये वेस्टर्न यूरोप देखोगे तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं दे वर रिलेक्टेंट टू एक्ट अगेंस्ट चाइना। वो चाइना के विरोध में जाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी, दे वर रिलेक्टेंट। अब जब वो चाइना के विरोध में जाने के पक्ष में नहीं थी तो वो ये कहती हैं क्यों जाएं, ये बताओ, हम वहां क्यों जाएं, बस इतना बता दो, हमारी चाइना से क्या दुश्मनी है, हम क्यों पंगे लें चाइना से। अब नॉर्मली ऐसा होता भी है कि आप 2000 या 5000 किलोमीटर दूर कोई देश है और जेन्युइन सिविलाइजेशन जो है वो कम से कम 10,000 से 15,000 किलोमीटर दूर है, 12,000 किलोमीटर दूर है। ऐसे में उससे पंगे लेके फायदा, जबकि चाइना के साथ पूरे यूरोप के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो जबरदस्त है। अब ऐसे में अगर चाइना के साथ पूरे यूरोप के ट्रेड रिलेशंस जबरदस्त हैं तो चाइना जाना ही नहीं चाहेगा। सॉरी, यूरोप की पावर्स इस पावर प्ले के अंदर जो यहां इस समय पर चल रहा है इसमें एंटर करना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए इस पूरे रीजन में तो यहाँ पर एक हिस्सा रशिया का भी आता है कि चाइना यहाँ पर इंडो पैसिफिक में है, साथ में यहाँ पर रशिया का साइबेरियन पेनिनसुला है और यहाँ अगर आप देखोगे तो व्लादिवोस्तोक नाम का एक शहर भी है। अब ऐसी सिचुएशन में कभी भी अगर यहाँ अमेरिका खड़ा होगा तो इस अमेरिका चाहेगा कि चाइना के ऊपर दबाव बनाए, लेकिन रशिया चाहेगा कि अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर इतना दबाव ना बना सके कि चाइना कमज़ोर होकर हार जाए और अमेरिका के दोस्त यहाँ ताकतवर हो जाएं। ऐसे में अमेरिका को हमेशा डर बना रहेगा कि रशिया की तरफ से अगर चाइना से कोई भी एंगेजमेंट होती है तो रशिया की तरफ से कैसे निपटा जाएगा। इसलिए सोचकर देखो, रशिया के लिए एक अमेरिका ने ग्रैंड प्लान बनाया और वो ग्रैंड प्लान ये है, भाई एक तरफ तो जो नाटो नेशंस हैं, ये नाटो नेशंस जो है वो अमेरिका के साथ चाइना के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते और बहुत सारे देशों ने तो चाइना के अगेंस्ट जाने से मना भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो रशिया यहाँ पर जा रहा था। अगर सोचकर देखो, रशिया की सारी फोर्सेस को इस वेस्टर्न बॉर्डर पर ही एंगेज कर दिया जाए किसी तरीके से और रशिया जो है यहीं पर लड़ता झगड़ता रह जाए, उलझता रह जाए और बाहर निकल ही ना पाए, तो ये सिचुएशन समझिए। असलियत में प्लान यही चल रहा है अमेरिका का। अगर आप पीछे की सारी खबरों को उठाकर देख लेंगे तो असलियत में पुतिन जो हैं वो रशियन ग्लोरी को दोबारा से बढ़ाना चाहते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये है, पुतिन और यूरोप के इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो इतने ज़बरदस्त लेवल पर हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस, कि नॉर्ड स्ट्रीम नाम की जो पाइपलाइन है वो असलियत में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 खुल रही है, जो जर्मनी से लेकर यूरोप के बहुत सारे दूसरे देशों को ऑयल, पेट्रोल, गैस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है।
यानी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और रशिया जो है अपनी इकोनॉमिक फाइनेंसेस के लिए, मतलब पैसों के लिए यूरोप पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पुतिन और खासकर रशिया, जो पुराने टाइम में अमेरिका का दुश्मन रहा है, कोल्ड वॉर की फॉर्म में वो 50 साल लंबी लड़ाई लड़ी है, वो कभी भी यूरोप के अंदर नाटो नेशंस को अमेरिका के एक अल्टरनेट की फॉर्म में दिखाई दे। अब ऐसी सिचुएशन में, और दूसरा डर चाइना को एंगेज करने में, तो कम से कम रशिया और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके बीच में एक लड़ाई जरूर करवाई जाए, या कम से कम एक मुद्दा ऐसा डेवलप किया जाए ताकि रशिया सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज रहे, ईस्ट के बारे में सोच ही ना पाए, और ईस्ट में जितनी पावर्स हैं वो चाइना को घेर घोट कर निपटा दे। तो ये तो हो गई एक बेसिक प्लान। अब इसी प्लान का एक दूसरा हिस्सा यहाँ पर यह भी है अमेरिका का, कि आप मुझे एक बात बताइए, एक ज़माना ऐसा था कि अमेरिका और रशिया जब आमने सामने थे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड से लेकर बेल्जियम और लगभग लगभग 10 देश ऐसे थे जो कि नाटो के मेंबर थे। और वहीं पर ये जो स्लोवाकिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सारे वो देश थे जो वार्सो पैक्ट यानी रशियन ब्लॉक के मेंबर्स थे। इसे अगर मैं मैप पे दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको साफ समझ में आएगा कि अगर आपको ये पहला मैप नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आपको खुले तौर पर साफ नज़र आएगा कि ये जो देश है, ये बॉर्डर अगर इतना सारा यहाँ बनाया जाए तो ये पूरा, ऑस्ट्रिया तो खैर नहीं था, हंगरी से लेकर, रोमानिया से लेकर, क्या नाम है, बुल्गारिया से लेकर, सर्बिया से लेकर, ये सारे के सारे देश जो थे, जिसमें पोलैंड भी शामिल था, ये सारे के सारे कोल्ड वॉर के अंदर यूएसएसआर के सपोर्टर थे। और यहाँ पर ये जो थे ये नाटो कंट्रीज थे। अब आप अंदाज़ा लगाकर देखिए, ये इलाका इतना बड़ा जो यहाँ पर मौजूद है, इस रीजन के अंदर रशिया का डोमिनेंस था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी यानी जैसे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, आप यहीं पर कंपेयर कर सकते हैं डिसइंटीग्रेशन की वजह से कि यहाँ इस पूरे रीजन तक असलियत में नाटो कंट्रीज फैल चुकी हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीनों के तीनों जो कंट्रीज़ हैं, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीनों के तीनों कंट्रीज़ जो किसी टाइम पर यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, वो सारे के सारे इस समय पर नाटो के मेंबर्स बन चुके हैं। इसी तरीके से पोलैंड भी नाटो का मेंबर है। इसी तरीके से चेक रिपब्लिक से लेकर, हंगरी से लेकर, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, ये आपको दिखाई देंगे कि ये सारे के सारे नाटो के मेंबर्स हैं। और पहले 10 मेंबर होते थे, आज के दिन 27 से लेकर 30 मेंबर्स हो चुके हैं। और जितने ये रेड दिखाई दे रहे हैं, ये प्रपोज्ड मेंबर्स हैं जो रशिया को, मतलब अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नाटो नेशंस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी इस ग्रुप में शामिल किया जाए। अब आप मुझे अंदाज़ा बताइए कि रशिया का तो एक तरफ डर लग गया, और जानबूझकर अगर आप नाटो का कुनबा बढ़ाएंगे तो रशिया और डरेगा, और जब रशिया और ज़्यादा डरेगा नाटो का कुनबा बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पर उस डर को आप यूक्रेन के मामले में इतना बढ़ा दो कि रशिया यहाँ ऐसी हरकत करना शुरू कर दे जिससे यूक्रेन को डर लगे, और यूक्रेन को डर लगने के साथ साथ जितना ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन सबको डर लगे। और इन सबको जैसे ही डर लगेगा, ये लोग डरते डरते, कांपते कांपते अमेरिका के पास जाएंगे और कहेंगे साहब बचा लो। अब अमेरिका कहेगा भाई बचा तो ले, एक काम कर, हथियार खरीद ले, F-16 खरीद, हमारी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद, हमारे हेलीकॉप्टर्स खरीद, अपाचे खरीद, फाइटर जेट्स खरीद, मिसाइलें खरीदो, जितनी भी टॉम हॉक वगैरह जितनी मिसाइलें हैं सारी बेचना शुरू करो।
अब आप सोचकर देखिए, एक बार में रशिया से आंखें दिखाकर, रशिया से घुरकी डलवाकर अगर आपको एकदम से बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड मिल जाए तो क्या बुरा है। अमेरिका यही तो कर रहा है। एक तरफ तो अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड मिला, वेपन्स के ऑर्डर्स मिले, दूसरी तरफ रशिया से जो अभी यूरोपियन कंट्रीज लड़ने से मना कर रही थी, अब वो ये कह रही हैं कि अमेरिका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज़बरदस्त लेवल पर यहाँ पर संघर्ष शुरू हो रहा है। और तीसरी तरफ रशिया को एक बार में एंगेज करने के बाद, रशिया को एंगेज आपने वेस्टर्न बॉर्डर पे कर दिया तो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर रशिया जाने से कतराएगा। और जब भी यानी रशिया यहाँ पर एंगेज हो गया, सारा फोकस बेलारूस से लेकर यूक्रेन के मामले में करेगा, यहाँ पर जॉर्जिया के मामले में करेगा, ब्लैक सी के मामले में करेगा, बाल्टिक सी के मामले में करेगा। तो रशिया की अगर सारी आर्मी इधर है तो कल को अगर चाइना को एंगेज करना हुआ तो चाइना के ऊपर जब भी अमेरिका यहाँ से हमला करेगा, ये सारे कंट्रीज तो रशिया को निपटा रहे होंगे और यहां पर चाइना निपट रहा होगा। दो दोस्तों को अलग कर दिया, दो दोस्तों को अलग कर दिया, या यूं दो पॉसिबल अलाइज को अलग करके रशिया अपनी चाल चल गया, अमेरिका अपनी चाल चल गया। सोचकर देखो, बिजनेस बढ़ाया, जो दोस्त चाइना से लड़ना नहीं चाहते थे लड़ाई उनसे भी करवाई, उसके बाद चाइना को और रशिया की दोस्ती को रोक दिया और अपना यहाँ पर गोटियां फिट करके बैठ गया कि कल को अगर लड़ाई हुई तो इधर का बॉर्डर भी सुलग रहा है और इधर का बॉर्डर भी सुलग रहा है। और मज़े की बात, यहाँ पर जितने ज़्यादा बॉर्डर सुलगते हुए नजर आएंगे उतना ज़्यादा अमेरिका अपने इन दो दुश्मनों को निपटाता हुआ नजर आएगा। गजब लेवल की पॉलिटिक्स इस समय पर दोस्तों चल रही है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। ये जो अभी युद्ध से पहले के ढोल नगाड़े बज रहे हैं ना, इनके पीछे के कारण समझिए। अभी हालांकि समय लगेगा, अभी 2-3 साल लगने हैं, लेकिन हाँ ये है, झड़प वड़प शुरू अगर हो गई तो मामला खतरनाक है। जो दिखाई दे रहा है इसे और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतना आसान है नहीं जितना लग रहा है। बाकी वक्त के साथ जैसे जैसे होगा हम वीडियो के थ्रू आपको जानकारी देते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।